We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Hello everyone, this is Anjali Jahan. You're watching Anjali's Whiteboard and happy Republic Day to all of you. Today we are starting a chapter of subject naming jurisprudence, interpretation and general laws, and chapter is of course Constitution of India, which came into force exact 71 years ago from this day, that is 26 January 1950. Now let's get started with the introduction part of Constitution. So, wait a minute, let me select a pen with a beautiful color. And I love purple. So, okay. तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये नोट्स मैंने आज ही प्रिपेयर किए हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे चैनल पे JIGL का सबसे पहले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाए, वो भी आज के दिन में, क्योंकि आज का दिन रिपब्लिक डे है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आज ही रिलीज हुआ था, अगर मुंबई भाषा में बोले तो बॉलीवुड की भाषा में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हिंदी में अगर हम करें तो क्या है, मतलब संविधान, नियमों की किताब को संविधान कहते हैं। ये मैंने 4th क्लास में याद किया था। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, एंड प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। जो यहाँ नोट्स में है वो भी मेरी राइटिंग है, और जो यहाँ अभी जो मैं लिखने वाली हूँ वो भी मेरी हैंड राइटिंग है, बस कलम का फर्क है, क्योंकि मैं डिजिटल स्लेट पे लिख रही हूँ और यहाँ कागज और कलम से लिखा था, तो कोई बेइज्जती नहीं करेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस होने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स, यानी इसका एनफोर्समेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पर क्या इससे ये मतलब है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी 26 जनवरी को और उसी दिन चलो भाई जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं? ऐसा नहीं ना, क्योंकि 395 आर्टिकल है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। तो ये इसको बहुत टाइम से प्रिपेयर किया जा रहा था, और जब इसको प्रिपेयर कर लिया गया, फिर 26 जनवरी को इसको एनफोर्स किया गया, यानी कि एप्लीकेबिलिटी कब से इसकी स्टार्ट हुई, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रिपेयर ये कब तक हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ये इस डेट पे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था, उसकी भी एक अपनी थ्योरी है जिसे हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स। टोटल 395 आर्टिकल्स है, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके टोटल शेड्यूल्स जो हैं वो 12 शेड्यूल्स है। ऑल द लॉज हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ओरिजिन, जितने भी लॉज निकल के आते हैं, आज ये लॉ कल वो लॉ, वो कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या है, उसके माई बाप कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए क्या कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, मदर ऑफ ऑल लॉज की, हर लॉ को जन्म देने वाली कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा वही सेम पॉइंट रिपीट हुए हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कब, 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्समेंट हुआ था सेम, वो बता चुकी हूँ मैं। इसमें हमारे क्या आते हैं, कंटेनिंग राइट्स, हमारे राइट्स के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात करता है, जो कि इस धरती पे, यानी भारतीय धरती पर जन्म लेने वाला या फिर रहने वाला हर, ये भारत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, टू मच क्रिंज। इंडिया मतलब, यानी इंडिया की धरती पे रहने वाला, बाय वन एंड ऑल लिविंग ऑन द लैंड, यानी इस धरती पर एक और सारे, सबको मिला के सबको ये रूल्स और रेगुलेशन एक्सेप्ट करने होंगे। किसी के चाचा की मर्जी नहीं चलेगी कि हम नहीं करने वाले, सबको एक्सेप्ट करने होंगे। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी, यानी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, इनको क्या क्या पावर डेलीगेट की गई है उसकी बात करता है।
सुप्रीम अथॉरिटी है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है। मदर ऑफ ऑल लॉज, यानी सबसे ऊपर संविधान है, हर चीज से ऊपर संविधान है। जितने नियम पब्लिक डिपार्टमेंट्स या जुडिशियरी बनाती है, उन सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को किनको फॉलो करना है, पहले तो यूनियन और स्टेट कर ले, उसके बाद पब्लिक फॉलो करेगी। ठीक है, तो स्टेट और यूनियन को फॉलो करना है। यूनियन और स्टेट में, यूनियन में आते हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट में आता है विधानसभा और विधान परिषद। देन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोड एंड ओबेड वाइल इनेक्टिंग लॉज। कोई भी कानून बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती हूँ तो मेरे को ना किसी से जेलस फील हो रहा है, मतलब मान लो मेरे को मेरे किसी कजन से जेलस फील हो रहा है, या मेरे को किसी अपने क्लासमेट से हो रहा है, या फिर मेरे को अपने किसी कुलीग से कुलीग तो खैर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मेरा कौन कुलीग होगा, बट मुझे किसी से अपनी जानी दुश्मनी निकालनी है जो मेरी खुद की पर्सनल ग्रजेस हैं, तो उसमें मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उस बंदे की कमजोरी को देख के कोई ऐसा लॉ निकाल दूं, और क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे ही सिग्नेचर से कोई लॉ एक्ट बनेगा, ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मुझे वो ऐसा लॉ बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को अपने ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जैसे कि जिनके राइट्स के बारे में बात की गई है, तो ऐसा नहीं है मेरे पास पावर है, मेरे सिग्नेचर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो मैं किसी भी तरीके के एक्ट को साइन कर लॉ को साइन करके एक्ट बना दूंगी, या कुछ भी मैं अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को फॉलो करना है और उनका आदर करना है। देन हमारे पास आता है, 3 पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में आते हैं 2, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। और ये ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर में बता दिया है राज्यसभा लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लॉ को बनाने वाले, लॉ के शेफ, यानी कि जिन्होंने लॉ बनाया है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव कौन एग्जीक्यूट कराएगा, सेंट्रल और स्टेट। और एग्जीक्यूट से हमें क्या समझ में आ रहा है, अप्लाई कराने वाले। अब लॉ बन के तो रह गया है, पर उसको किस तरीके से खाना तो गलत वर्ड हो जाएगा, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी देखना पड़ेगा, और वो कौन देखेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देन आता है किसी भी तरीके के कानून अगर एक्ट बन के आते हैं, या कानून जब एप्लीकेबल होते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो जरूर होते हैं। जैसे कि हम अभी वर्तमान को देखकर ही, प्रेजेंट को देख के ही समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके के लॉज हैं जिनके आने से डिस्प्यूट जरूर होता है, नहीं भी, मतलब कि किसी भी तरीके का एक्ट हो सकता है, तो वहां पे डिस्प्यूट अगर होंगे, मानव जाति की ये तो ज्यादा हिंदी नहीं हो पा रहा है, जो भी है, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ, तो डिस्प्यूट होंगे तो इसके लिए क्या, 2 तरीके के कोर्ट्स बनाए गए हैं, एक तो सिविल साइड के हैं। 2 तरीके के केसेस होते हैं जिनके कोर्ट्स हैं। सिविल साइड के जब भी केसेस होंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट उनको ठीक करवाएगी, क्या हो हम सही करवाते तुम्हारा मैटर। क्रिमिनल साइड के जब होंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। देन आता है प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल को समझने के लिए हमें थोड़ा लिखा पढ़ी पे जाना होगा। So I am changing, just wait a minute। हाँ, तो अब हम आ गए अपने वन नोट पे। यहाँ पे हमें देखना है कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल का मतलब क्या है, सारी चीजें तो एक एक करके मैं लिखती जाती हूँ। सबसे पहली बात कि क्या प्रीएम्बल कभी अमेंड हुआ है, तो हाँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स को अमेंड करके लाया गया था। सिर्फ एक बार ही ये अमेंडमेंट हुई है प्रीएम्बल में, और वो क्या वर्ड्स लेकर आए थे, सोशलिस्ट, जिसके मतलब मैं यहीं पे देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2 बारी में
साउंड का इशू हो गया था, तो मैं तीसरी बारी दोबारा लिख रही हूँ और मुझे अब पता चल गया कि मुझे क्या पहले समझा देना चाहिए, वरना मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। और राइटिंग तो माशाल्लाह। इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स को अमेंड करके लाया गया था प्रीएम्बल में। और प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए जो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक फीचर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तभी इन 3 वर्ड्स को ऐड कर सके और अलाउ हुआ करना। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे हम सोशलिस्ट का देख लेते हैं। सोशलिस्ट प्रीएम्बल में ऐड हुआ था। सोशलिस्ट जो है नेचर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेक्युलर भी है, नेचर बताता है। ठीक है, ये 2 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है। प्रीएम्बल जो है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये जो पूरा 3 पैराग्राफ्स में है, इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई होंगी। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आइडियाज़ हैं इसमें बहुत से लोगों के, फिर जाके ये बना है। पर्पस है कुछ, किस पर्पस से बनाया गया, शांति रहे देश में, और क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, आइडियाज हो ही गया। ठीक है, अभी इतना ही देखते हैं। देन हमारे पास आता है जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन क्या बताती है, हमें ये तो जानना होगा ना कि भाई हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया किसने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी प्रियम्बल बता रहा है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इंडिया के लोग, यानी सिर्फ आप ही हैं, यानी हमारे ही वजह से, हमारे ही आइडियाज से ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स बताता है कि हम बना रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को। पर क्या ये पॉसिबल है कि पूरी जनता यानी कि जितने इंडिया में लोग रहते सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए? पॉसिबल ही नहीं है। 2 लोगों के विचार मेल नहीं खाते, तो इतने सारे लोगों को कैसे बिठा सकते थे? तो उनके बिहाफ पे, बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। उस असेंबली में मेंबर्स थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि हम बनाते हैं आपके बिहाफ पे एक सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आप लोग और आपके आने वाले लोग बहुत आराम से रह पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बराबरी की बात होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन पीपल। इससे पता चलता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं बनाया, यानी किसी अफ्रीकी या फिर किसी अंग्रेज का हाथ तो है ही नहीं, हाथ क्या पैर भी नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। उसके बाद आता है नेचर। नेचर में हमने 2 वर्ड तो समझ ही लिए, बाकी नेचर के जो वर्ड हैं, अच्छा वो 2 वर्ड को एक्सप्लेन नहीं हुआ अभी। तो नेचर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है। वो है सॉवरेन का मतलब है, सबको पता है, इंडिपेंडेंट कंट्री। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हम पे किसी का जोर नहीं है। इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि वही बात है, किसी एक्सटर्नल फोर्स का हमारे इंटरनल मैटर में घुसने का हक ही नहीं है। हमारे घर का मामला होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, जब मैटर क्या हो, इंटरनल मैटर हो, यानी हमारे घर के, यानी इंडिया के खुद के अंदर के मामले हों, उसमें आउटसाइडर्स का कोई लेना देना नहीं है। देन आता है सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट का मतलब है महात्मा गांधी और नेहरू जी की फिलॉसफी पे बेस्ड चाहिए, यानी कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का, वर्ड भूल गई मैं हिंदी में क्या था,
मतलब समाज का भला चाहना, जिसमें आता है पोवर्टी को हटाना। एक दिन नहीं, मतलब ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करना उनका मोटिव है जहाँ पे ना ही पोवर्टी हो, ना ही इग्नोरेंस हो, ना ही इनइक्वालिटी हो, ना ही जगह की कमी हो। तो वेयर वी पोवर्टी भी ना हो, इग्नोरेंस भी ना हो, इनइक्वालिटी भी ना हो, मतलब कुल मिला के ड्रीम्स वाली जगह। ठीक है, पोवर्टी ना हो, इग्नोरेंस ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, ये इनका इनकी फिलॉसफी थी। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। उसके बाद आता है, जो कि पॉसिबल भी है सारे जहां से अच्छा, हिंदू से था हमारा। देन आता है सोशलिस्ट के बाद कौन सा वर्ड था, सेक्युलर। इसको भी ऐड किया था, सेक्युलर वर्ड को भी ऐड किया था। सेक्युलर सेक्युलरिज्म का मतलब है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। इसका ये भी मतलब है स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी कि हमारी जो इंडिया है उसका कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, रिलीजन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, जिसका जो मन करे। और ये फ्रांस में पॉसिबल नहीं था, रिलीजन ऑफ प्रैक्टिस उसको नेगेटिव वे में लेते थे, बट इंडिया ने सेक्युलरिज्म वर्ड को पॉजिटिवली फॉलो किया। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोफेस, प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रोफेस भी कर सकते हो और प्रोपोगेट भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जिसमें हम कहते हैं बाय विल ऑफ पीपल, जनता की मर्जी। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का जो मन करेगा वो कर सकता है, बट लोग और उनका रूल। तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों की मर्जी से चुनी जाती है, वोट मैटर करता है। वन वोट, सॉरी, वन पर्सन वन वोट, वोट फिंगर्स पे नहीं, वोट पर्सन पे मैटर करता है। तो डेमोक्रेसी क्या है कि जहाँ पे लोगों की मर्जी चले, उनके वोट्स की वैल्यू हो और गवर्नमेंट जनता चुने। देन आता है रिपब्लिक, गणतंत्र, जिसका मतलब है कि हमारे रियल हेड क्या है, कौन क्या है, नहीं क्या कौन है, प्रधानमंत्री। नॉमिनल हेड जिसमें आते हैं और नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और हेड ऑफ स्टेट आता है जो कि लोग इलेक्ट करते हैं, जिसको भी हेड ऑफ स्टेट को भी इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड। देन आता है कि हाँ, एक चीज और थी इसमें, दोनों में, जो कि है, दोनों में नहीं एक में ही, डेमोक्रेसी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको हम चुनेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वो हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद आता है, 5 वर्ड तो एक्सप्लेन हो ही गए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है, लिख ही देते हैं, कि क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं। इज, पहली बात तो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इस प्रियम्बल
अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल तो फिर वो अमेंड भी हो सकता है, और नहीं है तो फिर प्रियम्बल अमेंड नहीं हो सकता। और क्या कैन इट बी अमेंडेड, दो क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देखते हैं वही पार्ट है कि नहीं है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पावर की बात करता है इस केस में, पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक केस हुआ था, दो केस हुए थे, जिसकी जजमेंट जो आई थी उससे पता चल, उससे कंक्लूजन अलग अलग निकले थे। पहला केस री बेराबन यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ओ गॉड, अरे एक्स, ठीक है भैया ठीक है, कोई सा भी दे। इस इस केस की जजमेंट के बाद कहा गया था कि 368 जो है, 368 नहीं, कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और कैन नॉट बी अमेंडेड, कांट बी अमेंडेड। फिर वहीं दूसरी तरफ जब केस हुआ केशव नंदा, अरे यार पेन नहीं चल रहा, भारती, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में उल्टी बात कह दी और कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ जी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है एंड कैन बी अमेंडेड टू। तो पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड प्रियम्बल, और वैसे भी एक बार अमेंड हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो अगर ये खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में किसी को ये नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी, नहीं ये तो नहीं दे पाऊंगी। आई एम एक्टिंग लाइक अ टीचर बट आई एम नॉट। देन आ जाते हैं हम अपनी नोट्स पे वापस। सो हियर वी आर, लास्ट टॉपिक मेरे इन नोट्स का जो मैंने आज प्रिपेयर किया है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है। अब आते हैं हम मेरा फेवरेट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है, इसमें आते हैं 3 लिस्ट। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ओ सॉरी स्टेट लिस्ट, फेवरेट में यार, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 मैटर्स है, स्टेट लिस्ट में 66 मैटर्स हैं और 47 मैटर्स हैं कॉन्करेंट में। इस मैटर्स का मतलब क्या है कि यानी कि यूनियन लिस्ट यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है इन 97 मैटर्स पे कोई भी लॉ बनाने का और उनको फिर एग्जीक्यूट कराने का, ठीक है। यूनियन लिस्ट के किसी भी मैटर यानी जो 97 मैटर्स आते हैं उस लिस्ट में, उस पे पार्लियामेंट का ही राइट है, पार्लियामेंट के पास
ही पावर है, सॉरी, कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं और फिर चाहे तो उसको होल ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करें, चाहे तो उसको फिर पार्ट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करें। देन स्टेट लिस्ट, यहाँ पे आते हैं 66 मैटर्स जिन पे किसको राइट है, स्टेट लेजिस्लेचर को राइट है। स्टेट लेजिस्लेचर में अब कौन आएगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर को बताया गया स्पेसिफाइड अंडर स्टेट लिस्ट उन पे लॉ बना सकते हैं, और ये होल ऑफ स्टेट पे एप्लीकेबल होगा या फिर पार्ट ऑफ स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, जैसा वो चाहें। देन आता है कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या है ना, पार्लियामेंट को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, जो दोनों में से जो चाहे वो बना सकता है। और 47 मैटर्स है इसमें। तो जब भी पार्लियामेंट और स्टेट, अगर दोनों के वहां पे मतलब पार्लियामेंट जो है पावर में वही पार्टी अगर स्टेट में तो कॉन्फ्लिक्ट चलो नहीं होगा। बट जहाँ पे मान लो बीजेपी है और बीजेपी के ऑपोजिशन वाले हैं अगर स्टेट में, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए, आम बात है जो कि हो जाता है, तो फिर किसको पावर होगी, तो भाई पार्लियामेंट ओवरराइड करेगी वहां पे। यानी कि पार्लियामेंट के लॉज बनेंगे, पार्लियामेंट की मर्जी चलेगी जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये नाइंसाफी हो जाएगी ना कि अगर मतलब पार्लियामेंट कॉन्फ्लिक्ट ऐसे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी। तो स्टेट को एक रिलीफ दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट को आपका लॉ, आपकी बात पसंद आ जाती है और प्रेसिडेंट आपको साइन करके दे देता है कि बना लो, तो फिर आप ओवर रूल करेंगे, यानी कि आपकी मर्जी चल सकती है वहां पे। आएगा नहीं यहाँ पे, तो ओवर रूल कर सकता है अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं तो। अगर पार्लियामेंट और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे, पार्लियामेंट ओवरराइड कर जाएंगे। बट एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट को स्टेट की बात पसंद नहीं है, तो प्रेसिडेंट अगर मान गए और कंसेंट दे दी तो फिर क्या होगा, स्टेट ओवर रूल करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आज शुभ दिन था तो मैंने इस चैप्टर को आज ही अपलोड कर दिया। पहले तो मैंने नोट्स बना लिया आज जल्दी जल्दी, वरना मैं सीआरपीसी लेकर आने वाली थी और मेरे सारे नोट्स प्रिपेयर भी थे। बट फिर मैंने सोचा दिन कॉन्स्टिट्यूशन का है तो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को थोड़ा मेहनत करके बना ही लिया जाए इसका नोट्स। और अगर किसी को मेरे नोट्स पसंद ना आए हो थोड़े बहुत, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव पे। And if you like this video, then please do like, share and comment and subscribe to my YouTube channel, which is Anjali's Whiteboard. बहुत टाइम लगता है बोलने में क्योंकि छली अंजलि इसका नाम था। So Anjali's Whiteboard, and till then have a good day, good night. Thank you.